जय हिंद जय भारत। इन दिस वीडियो चैप्टर नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 2 है और बहुपद है। इसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और सीधे इसका प्रश्नावली 1 के तैयारी करेंगे। ठीक है, और क्योंकि प्रश्नावली 1 में कुछ खास नहीं है। ठीक है, और जो भी है इसका प्रश्नावली मतलब तथ्यों में, सिद्धांतों में। ठीक है, प्रश्नों में नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। बहुपद में हमें क्या करना है कि एक इसमें क्या शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है और कुछ और चीज़ें हैं प्रश्नावली 1 में कि आलेख निरूपण करना है। ठीक है, बहुपदों का। तो 3 तरह के बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, और पहला तो रहे। ठीक है, सबको लिखवाता हूँ। ठीक है, और सबके बारे में अलग अलग चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो बहुपद क्या है पहले यह जान लो कि 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। ठीक है, पहले तो ये आज जान लो कि जैसे 2x ये क्या है, एक पदी है। एक पदी ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये एक पदी है। बहु मतलब अधिक होता है, एक पदी है मतलब ये एक पद है। ठीक है, ये एक पदी है। और अगर 2x + 3 है, यानी अब क्या है, ये चर अचर संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये 2 पद हो गए। तो यही बहुपद है, यही बहुपद है। क्यों? बहु मतलब अधिक होता है, तो 2 या 2 से अधिक जो पद होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो 2 या 2 रहे या 2 से अधिक रहे, 2 या 2 से अधिक पद वाले। बारिश हो रहा है। ठीक है, बारिश के दिनों में तो कम से कम ये जुलाई तक तो होगा ऐसे। ठीक है, तो नाराज़ नहीं होना भाई। ठीक है, तो 2 पद, 2 या 2 से अधिक पद वाले बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, एक पदी को बहुपद नहीं कहते, लेकिन ये भी चर अचर संख्या वाली संख्या है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 की देखो, बहुपद 3 तरह के बहुपद पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चैप्टर 2 में 3 तरह के बहुपद। ठीक है, थोड़ा बारिश। पहला है रैखिक बहुपद पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो रैखिक मतलब होता है लीनियर। इंग्लिश में लिख देता हूँ तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, लीनियर और इसका मतलब बहुपद मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद पढ़ेंगे। एक ये क्या होते हैं, इसका मानक रूप क्या होता है, ax + b। यहाँ a और b क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। ये इसका मानक रूप है। तीनों का मानक रूप रहेंगे। ठीक है, मानक रूप है। a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक, हमने वास्तविक संख्या जस्ट पहले चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी पूर्णांक संख्या होती है माइनस से लेकर 0 और जितने भी धनात्मक संख्या जब वास्तविक संख्या में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ a और b वास्तविक संख्या है और a के बराबर में 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शून्य नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। शून्य हो गया, देखो a के बराबर में शून्य, तो एक से हल करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो केवल b बस बच गया। कोई भी एक संख्या ना हो तो बहुपद भी ना होगी
और रैखिक बहुपद भी नहीं बनेगा। तो ए के स्थान पे जीरो, कोई भी संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। माइनस हो जाएगी चलेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, -2 इधर अनंत से, ठीक है, -1 0 +1 +2 ऐसे अनंत तक चलेंगे, ठीक है। ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या में a के बराबर 0 कंडीशन, ये वाली कंडीशन कभी नहीं होगी, ठीक है, कभी भी नहीं होगी, तीनों में नहीं होगी, ठीक है, तीनों में नहीं होगी। तो इसका उदाहरण यह देखो, उदाहरण तो पहला तो यही है, दिखा दिया है मैंने। पहला 2x + 3, यहाँ पे देखो a के स्थान पे 2 है, x है और b है। और आपको यह नहीं बताया कि इसका, चलो उदाहरण को देख के पता करेंगे, ठीक है। उदाहरण को देख के पता करेंगे कि उच्चतम घात हमेशा 1 होगा। यहाँ पे एक घात है ना, उच्चतम घात के अनुसार यहाँ पे लिखते हैं, घात के अनुसार लिखता हूँ, ठीक है। घातों के आधार पे, घातों के आधार पर 3 तरह के बहुपद पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है। घातों के पहला में 1 घात, दूसरा में 2 घात, तीसरा में 3 घात, 4 घात वाले भी होंगे, 10 घात वाले भी होते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद के उदाहरण है और बुक में दिया ये करनी 3x + 5। करनी 3 है, क्या है, हमने पढ़ा था कि इसमें वास्तविक संख्या में पढ़े कि ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही कहलाती है, ठीक है। तो ये उदाहरण है, ठीक है। और आपको और भी दिखाऊं कि 2 3 और u + 1 ये भी है। तो कुछ इस प्रकार के भी रहेंगे, ठीक है। ये y + करनी 2, ये सब उदाहरण है। तो देखो ये u है, चर है, ठीक है। यहाँ पे भी चर है, यहाँ पर भी चर है और यहाँ पर भी चर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, वास्तविक संख्या यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे यह सोचना कि सभी उदाहरणों में क्या है, 1 घात है। यहाँ सभी उदाहरणों के घातों की उच्चतम एक ही घात रहेगा ना, ठीक। उच्चतम एक घात है और यही एक घात यह प्रमाणित करता है कि ये रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद है, ठीक है। रैखिक समीकरण नेक्स्ट चैप्टर में है। तो उस रैखिक मतलब एक ही घात वाला बहुपद होंगे, ठीक है। तो एक घात यही प्रदर्शित करता है रैखिक समीकरण को, ठीक है। और उसके बाद इसके और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले दूसरे में बताता हूँ, ये सेम टू सेम चीज़ें। चूँकि हमने 1 घात देखे, अब 2 घात दिखाता हूँ मैं। 2 घात बहुपद, 2 घात मतलब क्वाड्रिक, ठीक है। तो इसमें चर x में क्या है, उच्चतम क्या है, 2 घात होती है, ठीक है, होती है। तो इसका मानक रूप दिखाता हूँ, आप तो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये ax² + bx + c होता है। यहाँ a b और c क्या है, a b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। 0 हो गया तो ये केवल ये ख़त्म, समझो। 0 हो गया तो 0 का जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये पूरा केवल रैखिक समीकरण रह जाएगा, ठीक है।
तो ये है उच्चतम एक समय कितना 2 घात होती है। उदाहरण दिखाता हूँ ये उदाहरण देखो, उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको दिखाई नहीं देंगे 3, लेकिन अधिकतम घात 2 है यहाँ पे, ठीक। और भी है ये वाई स्क्वायर माइनस 2 ये, ठीक है। और भी दिखाता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं इसमें। देखो ये देखो, इसका यूज़ करेंगे हम इस बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे देखो प्लस प्लस है ना, तो यह ना करना कि यहाँ तो माइनस माइनस है करके, ये इसी फॉर्मेट में है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे x का 2 घात है, यहाँ पर भी x का 2 घात है, यहाँ पे x का 1 घात है, यहाँ पे x का 1 घात है। c मतलब कोई भी वास्तविक संख्या है। प्लस माइनस का यहाँ पे ये भी माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है भी, माइनस प्लस कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक है। तो ये उदाहरण है। तो उच्चतम घात क्या है, 2 होती है, तो 2 ही घात हो गई, ठीक है। और इसके शून्यकों में भी चलेंगे। उसके बाद इनमें क्या है, हम आलेखी विधि आलेखी निरूपण करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में इसको दर्शा के क्या है, इनके शून्यक भी निकालेंगे। और दूसरी तरह से द्विघात समीकरण का शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि तो 9वीं में आपने पढ़ा है, उसके आधार पे निकालेंगे। फिर शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। और नया बहुपद बनाना भी सीखेंगे। तो महत्वपूर्ण यही है द्विघात बहुपद। इसको द्विघात बहुपद बोलो या द्विघात समीकरण बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी तीसरे में बताता हूँ ये। अब ये त्रिघात से पता चल रहा है आपको, त्रिघात बहुपद इसमें क्या है, चर x में जो उच्चतम घात है, उच्चतम घात 3 होगी, साफ सुथरा। तो और इसका मानक रूप पूछ लेगा, ठीक है। बस जस्ट 2 है ना, तो इसको 3 करना है, और ये जैसा का तैसा है। जैसे देखो ये इसका मानक रूप यहाँ पे भले b है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही संख्या तो a b, यहाँ पे 3 संख्या तो a b c, अब 4 संख्या तो a b c d आ जाएगा, ठीक है। ये एक पद और बढ़ गया जो वर्ग में था। अब इसमें एक और पद बढ़ा देंगे आगे, तो वो 3 घात वाली बढ़ा देंगे। देखो ये देखो a x का 3 घात, ठीक है, प्लस b x का 3 घात के बाद 2 घात, प्लस c x का 1 घात, प्लस ये d। अंतिम क्या है, केवल अचर राशि होती है, ठीक है। तो ये है इसका उदाहरण। यह देखो जो हम इसमें पढ़ेंगे भी, कौन सा दिखाऊं आपको, इसको उदाहरण देखो अच्छे वाले दिखाता हूँ। ये x का 3 घात माइनस 4x, यहाँ पे देखो x का 1 ही घात है, यहाँ पे x का 3 घात है, अधिकतम 3 घात है, तो ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें ये देखो, जैसे ये था ना 2 माइनस x का 3 घात है। ये देखो इसमें और इसमें आप क्या पहचान रहे हो कि ये द्विघात बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है, ठीक है। और भी है, याद नहीं रखना समझने के लिए, ठीक है। ये x का 3 घात, ठीक, और ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और या +5 कर दो, जो भी रहे, ठीक है। ये ऐसा एक और उदाहरण दिखाता हूँ जो इस फॉर्मेट में हो, ठीक है। 3x का 3 घात माइनस 2x का 2 घात प्लस x प्लस 1, ये इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये मानक रूप है ये। और यहाँ पर भी क्या है, a b
ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और ए बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी 0 हो गया तो ये पूरा द्विघात समीकरण बन जाएगा, 0 होगा तो ये है। अब ये केवल सामान्य परिचय था। अब इसका शून्य, उसमें शून्य कैसे निकालते हैं और इसका आलेख निरूपण करेंगे, ठीक है, मतलब ज्यामितीय अर्थ शून्यकों का। तो पहला तो ये देखो, रैखिक बहुपद का देखते हैं। रैखिक बहुपद देखो, उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। आपने 9th क्लास में देखे थे, जैसे रैखिक बहुपद, जैसे px, इसको बहुपद बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुपद है, लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये इसको लिखवाना था, ठीक है। px बहुपद है, pq भागफल है और r रिमाइंडर होता है और भागफल और एक भाज्य होता है, जो भी, ठीक है। pq जो भी रहे, ठीक है। इधर देखो, और एक एग्जाम्पल है इसका 2x + 3। इसका क्या है, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, 9वीं में आपने पढ़ चुका, 12 में दिया ये सिंपल सा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, शून्यक लेने के लिए सिंपल से इसको शून्यक लेने के लिए क्या, बहुपद के बराबर में शून्य ले लो, ठीक है। इसको इधर हल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, केवल x को इस पक्ष में रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इधर पक्षांतरित कर देंगे, ठीक है। तो पहले जो माइनस प्लस में होता है उसको पहले पक्षांतरित करते हैं इसमें, तब जाके जो x के साथ जो गुणा में है उसको पक्षांतरित करते हैं। देखो, तो 3 को पक्षांतरित करते हैं, देखो ये 2x बच गया, इधर 0 तो -3। अभी चूँकि गुणा में है तो इसको भाग बना लेंगे इधर आके, 3/2। तो इस बहुपद का शून्यक निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। इस बहुपद का शून्यक निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन द्विघात का समीकरण का और त्रिघात बहुपद का क्या है, थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। पहले उसका गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड विधि द्वारा उसको मध्य पद को तोड़ा जाता है। तो इसका ज्यामितीय अर्थ यह देखो, शून्य क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं बताता हूँ। ये आ गए ना, शून्य क्या है अब पता चलेगा, शून्य क्या है, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक। तीनों बहुपद में ना शून्य क्या होते हैं, यह यदि बहुपद यानी px में बहुपद में, इसको बहुपद ही पढ़ते हैं, ठीक है। px में x का मान ऐसी संख्या प्रतिस्थापित करें जिससे बहुपद का मान शून्य आए। जैसे यही उदाहरण दिखाता हूँ मैं, फिर हम जैसे देखो x का मान, अगर हम देखो ये क्या है, x ये
शून्यक है ना, इस बहुपद का शून्यक कौन सा है, -3/2 है, ठीक है। और अगर हम इसी को रखेंगे तो इसका पूरा मान शून्य आएगा, इधर शून्य आ जाएगा, ठीक। देखो तो जैसे क्या है, x बराबर -3/2, 2 को बहुपद px, ठीक है, बहुपद बराबर क्या है 3, क्या 2 है, तो 2x + 3 में रखने पर x कहाँ है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो ये x बराबर ये है, तो यहाँ पे x को हम प्रतिस्थापित करेंगे, जहाँ x है, px का मतलब बहुपद है, ठीक है। x का जो मान हम यहाँ पे रखेंगे वही मान सभी में रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुपद कौन सा है, ये 2x + 3 है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। तो x का मान क्या है, x का मान ये रखे हैं, तो p, और इसको यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि -3/2 है तो ये पूरे का होता है, ठीक है। ऐसे ये x का मान अगर हम यहाँ पे रखें तो x का मान ये है, तो यही मान यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी रखेंगे। तो ये 2 गुणा में, यहाँ पे गुणा है ना, गुणा, तो -2 3 और ये बटा में 2 + 3, ये हल करेंगे ना, पूरा 0 आएगा, ठीक है। तभी ये x का जो मान निकला है ये -3/2, ये इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब x का मान को प्रतिस्थापित करते हैं जिस संख्या को लेकर, अगर वह बहुपद पूरी तरह से शून्य आ गया तो ये वह संख्या उसका शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो देखो p -3/2 बराबर, चूँकि ये माइनस है ना ये, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गुणा है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, गुणा लेता हूँ, ठीक है, ये 2 गुणा में, और -3 ले लेते हैं, -3/2, ठीक है, +3, इसको इधर हल करता हूँ, ठीक है। p -3/2 बराबर, ये 2 और ये 2 तो कट गया है, ठीक है, चूँकि ये भाग में है और ये अंश में है, ठीक है। तो ये दोनों भाग में था, ठीक है। चूँकि क्या होता है, ये ऊपर गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या इधर नीचे भाग करेंगे इसको। इस स्थिति में कैसे, मतलब एक भिन्न है और एक कोई पूर्णांक संख्या है, आपस में क्या है, गुणा में है, तो या तो ऊपर गुणा कराइए या नीचे भाग कराइए, ठीक है। ऊपर गुणा कराना आसान होता है, नीचे भाग कराने में यह देखा जाता है कि क्या ये पूरी तरह से चला जाए। तो यहाँ 2 और 2 पूरी तरह से चला गया, अगर यहाँ पे 4 होता तो भी, और यहाँ पे 2 होता तो भी हल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये संख्या पूरी तरह से कट जानी चाहिए, इधर कुछ शेष बच जाएंगे, वो ठीक है, चलेगा। फिर -3 + 3 बचा, -3 + 3, तो p -3/2 बराबर ये 0, माइनस प्लस 0 होता है, ठीक है। तो ये जो x का मान है -3/2, ये इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक क्यों है, क्योंकि x का मान में प्रतिस्थापित करने पर यह पूरी बहुपद क्या है, शून्य हो जाती है। इसलिए यहाँ पे शून्यक लेने के लिए क्या है, बहुपद के बराबर में 0 ले लो, फिर वह शून्यक दे देता है कि उसका शून्यक कौन सा है। लेकिन गुणनखंड यहाँ पे केवल एक था, इसलिए ये आसान था। द्विघात समीकरण में ऐसा नहीं होता है, त्रिघात में नहीं होता है, उसका गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो ये है, ठीक है। अब इसी चीज को ये शून्यक
अतः 2x प्लस 3 रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस 3/2 है। ठीक है, जब हम इस बहुपद का क्या है, हम क्या आलेख में मतलब ग्राफ में क्या है निरूपित करेंगे, तो यही बहुपद यही शून्यक हमें प्राप्त होगा। तो ग्राफ के द्वारा भी क्या है शून्यक प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। तो शून्यक वही होता है, तो ग्राफ से देख के बताएंगे। शून्यक वही होता है, यहाँ पे x का मान है ना, ये x का मान है, तो जहाँ जहाँ x कटता है और वहाँ का मान उठा लो, वही x अक्ष को काटने वाली मतलब जहाँ पे कटती है। ठीक है, मतलब जिस बिंदु पर x कटती है वही क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पे हमने यह देखा, ये तो निकालने का तरीका था। तो रैखिक शून्यक ज्ञात करना, तो एक चीज़ ये यहाँ पे लिख लो, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अलग अलग सबको लिखवाने से ठीक नहीं, यही पे लिख देता हूँ कि रैखिक बहुपद एक घात है, तो इसका शून्यक की संख्या अधिकतम 1 होती है। ठीक है, अधिकतम लिखो, अधिकतम 1 होती है। और यहीं पे लिखवा देता हूँ जी। ठीक है, नहीं, यहीं पे नहीं लिखवाएंगे, द्विघात त्रिघात का नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, लिखवा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, ये द्विघात है, समझ लेना। ठीक है, बहुपद शून्यक की संख्या अधिकतम 2 होती है। ठीक है, 2 घात होता है तो अधिकतम 2 होती है। और त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होती है। ठीक है, और शून्यक ग्राफ से पता चलेगा। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक उदाहरण लेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें सीखना है यहीं पे है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें यहीं पे है कि बहुपद का क्या है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, ये नई चीज़ें शुरू हो रही है। ठीक है, शून्यक किसको कहते हैं, देखो x का जो मान निकलता है ना, वही शून्यक कहलाता है। अभी और देखेंगे, द्विघात समीकरण का भी देखेंगे। पहले ना रैखिक समीकरण का आपको ज्यामितीय अर्थ बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद द्विघात का बताऊंगा, फिर त्रिघात का, फिर उसके शून्यकों का क्या है ज्यामितीय अर्थ देखेंगे कि ज्यामिति में उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पहला रैखिक क्या है, ये जितने भी बताए हैं ये कुछ नहीं, कहीं पे आपको यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, इसको भी कहीं पे यूज़ नहीं करनी है। ये आपको समझने के लिए रैखिक बहुपद का शून्यक ये है, क्या यही x बराबर यही आएगा, ज्यामिति इसमें आलेख में ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद
कौन सा उदाहरण, वही उदाहरण रैखिक बहुपद कौन सा 2x + 3 ही लेते हैं, ठीक है, का आलेखीय निरूपण यानी आलेख में प्रतिस्थापित करना, मतलब चिन्हित करना, जो भी रहे बनाना। निरूपण करने हेतु देखो यहाँ पे दो चीज़ें करनी होगी। आलेख में क्या होता है, आपने कक्षा 9वीं में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। 4 खंड होते हैं ऐसे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ में दिखाऊंगा भी, ग्राफ में बना के। हेतु क्या है, x का देखो रैखिक बहुपद में क्या है, केवल 2 मान x का ले सकते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में 7 लेना होगा, ठीक है, 5 या 7, और त्रिघात में भी 5 या 7 x का मान लेना होगा, ठीक है। करने हेतु x के कुछ मान x बराबर, और यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है, x का मान -2 और 2 ले लिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ना एक ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखवा देता हूँ ताकि ये यहीं पे समझ में आए, ठीक है। रैखिक, ठीक है, रैखिक में समझ जाना, ठीक है। रैखिक में x बराबर 2 मान ले सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है, पहला का। और दूसरा का क्या है, द्विघात में x का 5 या 7 मान लेना आवश्यक है, ठीक है, और ऋणात्मक और धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। तभी इसका जो ग्राफ का जो आलेखीय निरूपण बनेगा, ऋणात्मक और धनात्मक में रहेगा, तभी इसका भी ऋणात्मक धनात्मक, और इसका भी। तीसरा का क्या है, त्रिघात है। त्रिघात में क्या है, x का, और हमेशा हम 7 को चुनेंगे ना, 7 में अच्छा बनेगा, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा निकालने में क्या है, कोई झंझट नहीं है। x का 5 या 7 मान लेना आवश्यक है। ऐसा क्यों है पता है, इसमें 2 मान क्यों लेते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण में जो आलेख बनता है, ग्राफ, वो सीधी एक रेखा बनती है, ठीक है। तो 2 मान लेके सीधी रेखा खींची जा सकती है। लेकिन द्विघात समीकरण और द्विघात में क्या है, परवलयाकार बनता है, वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो सीधी रेखा बनती इसलिए, और इसका क्या है, परवलयाकार बनती है। सीधी रेखा होती है, ऐसे लिख लेना, सीधी रेखा के कारण, और इसका परवलयाकार बनता है, एक ऐसा, ठीक है, के कारण, ठीक है। और इसमें 5 या 7 घात लेते हैं, और माइनस और धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। कारण क्या है कि लहरदार
ग्राफ प्राप्त होना, लहरदार प्राप्त होता है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ऐसे लहरदार, ठीक है। तो ये परवलयाकार है, ये सीधी रेखा प्राप्त होती, ठीक है, सीधी रेखा ऊपर की ओर जाती होती, ये इसके कारण। तो इसमें क्या होता है, कम से कम 5 या 7 रैखिक समीकरण में जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें भी केवल 2 ही मान लेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, 2 मान। रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, 2 चरों की रैखिक समीकरण में केवल 2 ही मान लेंगे x का, जैसे यहाँ पे x का 2 मान लिए, तो y का भी 2 मान निकालेंगे, ठीक है। और इसी को ग्राफ में फुट करेंगे, निरूपित करेंगे। तो ये चीज़ें अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो x का मान हमने ये लिया, कुछ मान ये लिया, तो y का मान अतः क्या है यहाँ पे, x के संगत इसी के संगत ना, इसी के संगत मानों के लिए y बराबर लेंगे, ये पूरे बहुपद को के लिए y का 2x बराबर 3, y का मान इस प्रकार है। तो पहला देखें कि y बराबर संगत मान, ठीक है, ये वाला -2 रखेंगे, -2 x के स्थान पे -2 रखेंगे, ठीक है। ये y हमने ले लिए बराबर y1 y2 नहीं करेंगे, ठीक है, वो केवल y है और केवल x है, 2 है, यहाँ पे 2 है। और इसके संगत निकालने हैं, इसके संगत, तो एक यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ, तब आप अच्छी तरह समझेंगे। x y, ठीक है, ये केवल 2 ही मान है, तो 2 ही मान। x का मान हमने स्वयं चुने थे, माइनस होनी चाहिए और प्लस होनी चाहिए, ठीक है। 2 ही मान से काम चल जाता है, लेकिन जब 2 मान से काम नहीं चलेगा तो -2 -1 0 1 2 ऐसे लेना होता है। तो इसके संगत मान x और y दोनों आपस में संगत है, तो -2 लिए यहाँ पे, तो देखो 2 x के स्थान पे x के संगत मान क्या है, -2 है, तो चूंकि गुणा में है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस होता है तो, ठीक है। +3 बराबर कितना है, 2 दूनी 4, चूँकि एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो दोनों आपस में जब गुणा होता है तो ऋणात्मक संख्या ही देती है। +3 बराबर कितना आया, प्लस माइनस है तो 4 बड़ी है, तो 4 में 3 घट गया, तो 1, 4 बड़ी है और ऋणात्मक है तो ऋण 1, तो यहाँ पे ऋण 1 आया, ठीक है। और दूसरी y बराबर क्या है, 2 और प्लस है ना, तो ये 2 गुणा में, ठीक है, ये 2 है, इसके संगत निकाल रहे हैं अब, +3 y बराबर 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो ये 7 आया, ठीक। ये तो इसी को हमें अब ग्राफ में निरूपित करनी है, हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब इसको निरूपित करेंगे और जो रेखा बनेगी, तो वो रेखा जहाँ पे काटेगी x अक्ष को, जहाँ पे काटेगी x अक्ष, वहाँ पे इसका मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना कि शून्य क्या होता है, शून्यक ये होता है, ठीक है। इसको कल करेंगे, ठीक है, यही निकलेगा। जब x को काटेगा तो वहाँ पे ना 3
-3 को काटेगा, ठीक है, -3 और 2 के बीच में, नहीं -1 और -2 के बीच में काटेगा तभी तो 1.5 होगा, ठीक है। तो माइनस वाले क्षेत्र में काटेगा, ठीक है। तो इसको कल देखेंगे, चूँकि 40 मिनट हो गए और नया सेशन शुरू है क्लास का सभी का, तो धीरे से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सबके लिए धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। केवल 1 महीना बस ऐसे देखेंगे जुलाई तक, फिर प्रतिदिन 1 घंटा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका PDF लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो, ठीक है। हर वीडियो का मिलेंगे आपको। तो कल यहीं शुरुआत करेंगे, ठीक है, और इसको आलेख में निरूपित करेंगे और फिर और देखेंगे द्विघात समीकरण का, उसमें कैसा आकृति बनता है। तो इस चीज़ को मैं इन आकृतियों को फिर से बताऊंगा ना, इन आकृतियों को ही क्या है, आलेख में क्या है, हमको शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है। तो ये रेखाएं हमें क्या बताती है, ये ज्यामिति है ना, ज्यामिति एक रेखा है, ये एक रेखा, ये रेखा और ये रेखा क्या बताती है, ज्यामितीय अर्थ शून्यकों का ग्राफ में, यही सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।